Welcome to Simple Physics Lectures. This channel is dedicated to young physics learner. So here I am Bhavna, your mentor. So let's start with thrust. थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स है। फोर्स के बारे में आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो अभी आगे मैं बताऊंगी। तो थ्रस्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स आपने पढ़ा है अभी तक 6, 7, 8 क्लास के बच्चों ने पढ़ा होगा, पुश और पुल, यही होता है फोर्स। ठीक है, ये एक बेसिक डेफिनेशन है कि किसी चीज़ पे धक्का लगाया तो आपने उसको पुश किया, किसी चीज़ पे आपने अपनी तरफ खींचा उसे तो उसने आपने पुल किया। जैसे आप डोर जनरली पुश और पुल करते रहते हो अपने घर में, स्कूल में, हर जगह। बट ये एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है। जब आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, ये जो आपका मैं बना रही हूँ वीडियो, ये बेसिकली 9th क्लास और 11th क्लास दोनों बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा बेस से ही बता रही हूँ। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन के 3 लॉज हैं जिसे हम कहते हैं न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन। इसमें जो फर्स्ट लॉ है ये इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स है। इंट्रोडक्शन यानी कि फोर्स किसे कहते हैं उसके बारे में बताया गया। फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला फॉर फोर्स ये डिफाइन किया गया है। ठीक है, फिर न्यूटन का थर्ड लॉ आ जाता है। थर्ड लॉ अगेन, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो फोर्स की क्वालिटी को बता रहा होता है। दैट एक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन की कहीं ना कहीं रिएक्शन होगी, इक्वल भी होगी और ऑपोजिट भी होगी। ठीक है, तो ये हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इसको समझ लें। तो मैंने सबके सारे बोर्ड्स के लिए बनाया है और 9th और 11th क्लास के बच्चों के लिए है। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो कि फोर्स के लिए है, यानी आपको न्यूटन का नियम पता होना चाहिए। तो अगर हम इस बिहाफ पर ये डिफाइन करें कि फोर्स या थ्रस्ट होता क्या है, तो वो हम ये नहीं कहेंगे कि ये पुश और पुल है खाली। इसको हम डिफाइन करने के लिए दूसरी कॉन्सेप्ट लेते हैं और वो कॉन्सेप्ट ये है कि फोर्स जो, तो यहाँ पे फोर्स एक फैक्टर है। दिस इज अ फैक्टर। कौन सा फैक्टर है? जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है। स्टेट को चेंज करेगा, जैसे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ये बॉडी मोशन में अगर आ जाती है तो इसके पीछे फैक्टर क्या है? फोर्स। यानी रेस्ट बॉडी मोशन में आ जाए या मोशन वाली बॉडी रेस्ट में आ जाए। समझ रहे हैं आप? मोशन में अगर कोई बॉडी है और वो रेस्ट में आ जाए, या बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, ये तीनों ही केस में जो उसके चेंज के पीछे, चेंज ऑफ स्टेट के पीछे, चेंज ऑफ स्टेट के पीछे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है फोर्स। यानी फोर्स हमें दिखाई नहीं देता, फोर्स की एग्जिस्टेंस आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन फोर्स का इफेक्ट जरूर आपको दिखाई देगा। नो एग्जिस्टेंस, उसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। नो एग्जिस्टेंस बट इफेक्ट, उसका इफेक्ट आपको दिखा, उसका प्रभाव दिखाई दे रहा होगा कि फोर्स ही वो कारण है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। आपने किसी को धक्का दिया या किसी ने आपको धक्का दिया या आपने किसी को खींचा, जैसे टग एंड वार होता है, तो उस गेम में भी ये जो पुश और पुल है, ये सारा इफेक्ट जो है ये फोर्स की वजह से हो रहा है। तो हम फोर्स को केवल पुश और पुल से नहीं डिफाइन करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन में अगर चेंज हो जाए तब भी एक फोर्स लग रहा है। रेस्ट से मोशन में आ जाए तब भी एक फोर्स है। मोशन से रेस्ट में आ जाए तब भी ये फोर्स है। और ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ जो डिफाइन कर रहा है किसको? फोर्स को। ठीक है, तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए आपको ये लॉ पता होना चाहिए कि वेन एवर a body is in the state of rest or in the state of motion, it remains its in original state until and unless
a force is applied over it. This is the base behind the presence of force that can change the state of a body. किसी भी बॉडी की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, वो कारक है फोर्स, वो फैक्टर है फोर्स। तो फोर्स आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी एक ग्राफिक के थ्रू इसको समझिएगा। ओके, इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट, फोर्स इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट। किसी भी टाइप का फोर्स हो, बहुत सारे फोर्स होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैकेनिकल फोर्स होता है। फोर्स फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। वी कैन assume its effect, we can feel its effect। ठीक है, तो हम उसका इफेक्ट फील कर पाते हैं, अदरवाइज हम फोर्स को फिजिकली देख ही सकते हैं कि हाँ ये फोर्स है। तो इसलिए जो है उसके इफेक्ट को देखने के लिए आपने मैकेनिकल इफेक्ट, मैकेनिकल फोर्स की अगर मैं बात करूं, तो मैकेनिकल फोर्स जैसे ये एक बॉडी है, बॉडी को हम इस तरीके से बनाते हैं कि बॉडी ये 2 डायमेंशनल, ये दिस इज 2D बॉडी। इसी तरीके से 3D बॉडी बन सकती है, इसी का आप स्क्वायर का क्यूब बना सकते हैं। एक सर्किल से एक आप स्फीयर बना सकते हैं, दिस इज 3D बॉडी। ये सर्किल से स्फीयर और ये एक 3D बॉडी है, क्यूब बन गया। तो 2D बॉडी को हम 3D बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे 2D बॉडी में देखेंगे तो फोर्स इधर से भी अप्लाई हो सकता है, ऊपर से भी अप्लाई हो सकता है, नीचे की साइड से भी अप्लाई हो सकता है, ऑब्लिकली यानी तिरछा भी अप्लाई हो सकता है। तो फोर्स कई तरीके से लग सकते हैं। एक टेंजेंशियल फोर्स भी लगता है, जिसे हम टेंजेंशियल फोर्स या एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स भी लगता है, जो कि सरफेस और बॉडी के टच के बीच में होता है। तो इस तरीके से फोर्सेस बहुत टाइप के होते हैं एक ही बॉडी में। अगर हम मैकेनिकल फोर्स की भी बात करेंगे तब भी, तो इसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ अगर वर्क कर रहा है तो ये वेट है, नीचे से ऊपर की तरफ अगर वर्क कर रहा है तो ये नॉर्मल फोर्स हो गया। ठीक है, साइड से वर्क कर रहा है, ये एक टाइप का फोर्स है, नॉर्मल फोर्स ही कहलाएगा ये, क्योंकि ये नॉर्मली एक्ट कर रहा है, यानी 90 डिग्री पर एक्ट कर रहा है। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर एक्ट कर रहा है, तो ये एक नॉर्मल फोर्स है। वेट भी एक तरीके से नॉर्मल फोर्स है, जो कि 90 डिग्री एंगल पर हम वेट लेते हैं, तो बॉडी का वेट W इज इक्वल टू mg हो जाता है। तो यानी हम फोर्स के अगर हम देखें तो एक बॉडी पे फोर्स कहीं से भी अप्लाई हो सकता है, ऑब्लिकली, नॉर्मली, डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट एंड ऑल। तो ये जो फोर्सेस की डायरेक्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस, इसमें अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करें, जैसे हमने फोर्स पर केवल नॉर्मल डायरेक्शन को अप्लाई किया, नॉर्मल यानी ऊपर से नीचे लग रहा है या नीचे से ऊपर लग रहा है, या लेफ्ट टू राइट नॉर्मल लग रहा है या राइट टू लेफ्ट नॉर्मल लग रहा है, देन दिस फोर्स इज इक्विवेलेंट टू थ्रस्ट। ओके, थ्रस्ट को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी थ्रस्ट वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी पर उसके नॉर्मली एक्ट करना चाहिए, 90 डिग्री, नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री पर एक्ट करना चाहिए। ऐसे फोर्स को हम कहते हैं थ्रस्ट। क्लियर है? तो थ्रस्ट और फोर्स में डिफरेंस ये है कि फोर्स किसी भी एंगल पे वर्क कर सकता है, लेकिन थ्रस्ट जो होगा वो 90 डिग्री पर ही वर्क करेगा। ऑब्लिक फोर्स जब आता है तो 11th क्लास के बच्चे समझ ले, 9th क्लास के बच्चों को इसकी ज़रूरत नहीं है। जब ऑब्लिक फोर्स लग रहा होता है किसी भी बॉडी पे, तो हम उसका रिजोल्यूशन कर देते हैं। रिजोल्यूशन करके हम इसके 2 टाइप के कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वन इज वर्टिकल कंपोनेंट। सो दिस इज एफ हॉरिजॉन्टल एंड एफ वर्टिकल। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, दोनों ही 90 डिग्री पे वर्क कर रहे हैं। ऑब्लिक फोर्स के 2 रिजोल्यूशन हो गए, तो 90 डिग्री पे वर्क करने वाला फोर्स वो कहलाता है थ्रस्ट। किसकी 90 डिग्री पर? जो बॉडी के सरफेस पर 90 डिग्री पर हो। किसी भी बॉडी की जो भी हम सरफेस ले रहे हैं, चाहे वो 2 डायमेंशनल बॉडी हो या 3 डायमेंशनल बॉडी हो, उस पर 90 डिग्री पर वर्क करने वाला, एक्ट करने वाला जो फोर्स होगा वो थ्रस्ट कहलाएगा। तो अभी तक आपने सीखा कि फोर्स होता क्या है। ये सिर्फ पुश और पुल को नहीं कहते, ये स्टेट को भी चेंज करता है बॉडी की। न्यूटन्स के 3 लॉज में फोर्स का इंट्रोडक्शन, फॉर्मूला और उसका इफेक्ट आइडेंटिफाई किया गया है। और तीसरी चीज़ आपने जो पढ़ी है वो ये है कि फोर्स जो होगा वो थ्रस्ट कब बनेगा? जब फोर्स नॉर्मली एक्ट कर रहा हो बॉडी की सरफेस के कोरस्पॉन्डेंस में या रेफरेंस में।
तो इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये जो थ्रस्ट है ये 90 डिग्री वाला फोर्स है, 90 डिग्री 90 डिग्री पर बना रहा हो। अभिलंब जिसे हम कहते हैं, नॉर्मल फोर्स अभिलंब, ये हमेशा सरफेस के 90 डिग्री पर होगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एवरी बोर्ड में 9 से लेकर के 11 क्लास तक के बच्चे इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। 12th में भी इसका यूज़ होता है, बट 11 क्लास के बच्चों के सिलेबस में ये टॉपिक है जो मैं अभी आगे बताने वाली हूँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। अभी हम फ्लूइड पर भी आएंगे, ठीक है। तो थ्रस्ट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। मैथमेटिकली हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर क्या है? हिंदी में इसे दाब कहते हैं। और प्रेशर किसी भी तरीके की बॉडी पे जब हम एक उसकी एरिया के अकॉर्डिंग्स में, चाहे वो सॉलिड बॉडी हो चाहे लिक्विड बॉडी हो, उसकी एरिया के अकॉर्डिंग्स में जब हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया, कितने एरिया में कितना फोर्स लग रहा है। कम एरिया में अगर ज़्यादा फोर्स है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अगर ज़्यादा एरिया में कम फोर्स लग रहा है या उसी सेम फोर्स लग रहा है तब भी प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा एरिया होने का मतलब है डिनोमिनेटर वैल्यू बढ़ जाना, तो प्रेशर अपने आप कम हो गया। फॉर एग्जांपल प्रेशर क्या P इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, या इसको हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट टू, दिस इज इक्विवेलेंट टू थ्रस्ट ओवर एरिया। थ्रस्ट ओवर एरिया भी हो सकता है, फोर्स ओवर एरिया भी हो सकता है, ठीक है। एरिया पर है तो हम परपेंडिकुलर फोर्स की ही जनरली बात करेंगे, ऑब्लिक फोर्स की नहीं बात करेंगे। अगर ऑब्लिक फोर्स होगा भी तो जैसा मैंने बताया है कि हम उसके दो रिजोल्यूशन कर देंगे, कंपोनेंट बना देंगे। दोनों ही कंपोनेंट, चाहे वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो या वर्टिकल कंपोनेंट हो, वो दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे। तो ओवरऑल इसमें आपकी जो बात हो रही है वो थ्रस्ट ओवर एरिया की हो रही है। अब देखिए प्रेशर जो होता है वो हर तरीके की बॉडी में वर्क कर रहा होता है। ये सॉलिड में भी वर्क कर रहा है और लिक्विड में भी वर्क कर रहा है और गैसेस में भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तीनों में वर्क करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक जो मैंने आपको बताया फ्लूइड, फ्लूइड के बारे में। आइडियल फ्लूइड अभी बाद में बात करेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद। फ्लूइड जो होता है वो लिक्विड और गैसेस को कंबाइंडली हम कह सकते हैं। चाहे लिक्विड हो उसको भी हम फ्लूइड कहेंगे, गैसेस हो उसको भी फ्लूइड कहेंगे, लिक्विड कम गैसेस हो उसको भी हम क्या कहेंगे? फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड जो होती है वो लिक्विड और गैसेस यानी फ्लो करने वाली मटेरियल को, मैटर को हम कहते हैं फ्लूइड। लिक्विड भी फ्लो करता है, गैसेस भी फ्लो करती हैं, तो इसीलिए इनको कंबाइंडली या इंडिविजुअली हम इसको फ्लूइड कह सकते हैं। तो जो जनरली प्रेशर जो होता है वो तीनों में ही काम कर रहा होता है। एक्सपीरियंस अगर होगा तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर एक्सपीरियंस होता है वो फ्लूइड के केस में एक्सपीरियंस होता है। दबाव या दाब फ्लूइड के केस में होता है मोस्टली, मतलब मोस्ट इफेक्टिवली। बट अगर सॉलिड के केस में कहा जाए, ऐसा नहीं है कि नेग्लिजिबल है, बट इसमें वर्क कर रहा होता है। एक प्रेशर से हम दो चीज़ों को चिपका सकते हैं, एडिसिव का रोल प्ले करता है प्रेशर। एक तरीके से देखा जाए तो सॉलिड्स में एडिसिव का रोल प्ले करता है। दो रबर बॉल को आप आपस में इन थ्री मीन्स इंस्टेंटली आप उसे थोड़ी देर के लिए स्टिक कर सकते हैं आपस में, अगर आप उस पर प्रेशर लगाएं तो प्रेशर समवट सॉलिड्स के केस में ये एक एडिसिव का रोल कर रहा होता है, चिपकने वाले पदार्थ का रोल कर रहा होता है, ठीक है। लिक्विड के केस में प्रेशर का बहुत मेजर रोल है। गैसेस के केस में यानी ओवरऑल फ्लूइड के केस में प्रेशर एक मेजर रोल प्ले करता है। तो हम अभी जो बात करने वाले हैं वो फ्लूइड में ही बात करने वाले हैं। सो योर न्यू टॉपिक इज फ्लूइड। फ्लूइड जानना ज़रूरी है और साथ ही साथ आइडियल फ्लूइड भी आपको पता चल जाएगा। तो फ्लूइड इज अ, मैंने जैसा आपको बताया कि फ्लूइड क्या होता है, इट इज लिक्विड एंड गैसेस, या लिक्विड और गैसेस दोनों ही को हम फ्लूइड कंबाइनली कहते हैं। अब आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड इज नॉन विस्कस, नॉन
viscous and non-compressible. ओके, अब ये जो नॉन विस्कस है, नॉन कंप्रेसिबल, इन दोनों वर्ड्स को समझते हैं। देखिए, नॉन विस्कस एंड नॉन कंप्रेसिबल, अगर आप देखेंगे तो कंप्रेसिबल वर्ड्स क्लियर हो रहा होगा, 9 के बच्चे हैं, छोटे हैं, तो कंप्रेसिबल वर्ड क्लियर होगा प्रेशर से ही लिंक है, जिसको क्या किया जाए, प्रेस ना किया जा सके, वो नॉन कंप्रेसिबल है। यानी लिक्विड होता है, लिक्विड को क्या प्रेस किया जा सकता है? यस, नॉर्मल लिक्विड्स को प्रेस किया जा सकता है, ठीक है। उसको एक ऐसे पिस्टन के थ्रू प्रेस किया जा सकता है और उसके नेचर, उसकी स्टेट में चेंजेस किए जा सकते हैं प्रेशर के थ्रू। तो जो नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड होगा या फ्लूइड होगा, वो कभी भी कंप्रेस नहीं होगा, यानी दबेगा नहीं। हम चाहे जितना भी फोर्स लगा दें चारों तरफ से पिस्टन के थ्रू, ये एक ट्यूब लिया और उस ट्यूब में मैंने एक पिस्टन लगा दिया, इसके अंदर मैंने भर दिया लिक्विड। तो जब हम पिस्टन को नीचे की तरफ ले जाएंगे तो इस लिक्विड के अपनी क्वालिटी में चेंजेस आएंगे। ये जो चेंजेस होंगे ये शो करेंगे कि यहाँ पर ये मैंने क्या किया है कि नीचे की तरफ, इट इज़ नॉट वर्किंग, नीचे की तरफ प्रेशर लग रहा है। ये नीचे की तरफ प्रेशर लगेगा। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा कि ये लिक्विड कंप्रेस होगा एक सिचुएशन पर। तो ये है एक नॉर्मल लिक्विड। लेकिन अगर आइडियल लिक्विड की बात करें तो आइडियल लिक्विड वो लिक्विड है जो कि नॉर्मल लिक्विड अगर होगा तो ये कंप्रेस होगा, ठीक है। ये कंप्रेस होगा, लेकिन अगर ये आइडियल लिक्विड है, आइडियल फ्लूइड है, तो ये कंप्रेस नहीं होगा। सेम इज द केस फॉर गैसेस। गैसेस कंप्रेस होती हैं अगर इस पिस्टन के थ्रू, अंदर जो ट्यूब में मैंने गैस रखी है, ये चैम्बर में गैस रखी है, इसको अगर हम कंप्रेस करेंगे तो गैस कंप्रेस होकर के लिक्विफाइड हो सकती है। तो कंप्रेसिबल नेचर होता है फ्लूइड में, लेकिन अगर आइडियल लिक्विड है या आइडियल फ्लूइड है तो वो कंप्रेस नहीं होगा। तो दैट इज बाय द फर्स्ट, दिस क्वालिटी इज व्हाट, नॉन कंप्रेसिबल क्वालिटी। ना नॉन विस्कस क्या होता है? जो लिक्विड होता है उसकी लेयर्स एक दूसरे पर फोर्स लगा रही होती हैं। जैसे सॉलिड्स में आपने फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा है, सरफेस और बॉडी के बीच में, ये सरफेस है और सरफेस और बॉडी के बीच में एक फोर्स वर्क करता है जिसको हम कहते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल। यानी जब हम दो बॉडीज एक दूसरे के बीच में या आपस में घिसती हैं, घर्षण बल रिलेटेड टू घिसना। घिसना यानी कि जब इनके बीच में क्या होगा, एक घिसाव होगा, ये कांटेक्ट के थ्रू, कांटेक्ट फोर्स भी होता है, कांटेक्ट के थ्रू जब इसमें घिसाव होगा तो इसके बीच में एक घर्षण बल प्रोड्यूस होगा जो कि बॉडी के मोशन का अपोज करेगा या स्टेट ऑफ रेस्ट का अपोज करेगा। इस तरीके के दो घर्षण बल होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं। वन इज आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स और दूसरा है आपका काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और एक और होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये तीन तरीके के फ्रिक्शनल फोर्स लिए जाते हैं। ये सॉलिड और सॉलिड की सर्फेसिस के बीच में वर्क कर रहा होता है। उसी तरीके से अगर हम लिक्विड में लेते हैं तो लिक्विड को हम लेयर्स में आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक जो मैंने इस तरीके की लाइंस बनाई हुई हैं, ऐसी पैरेलल लाइंस, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो को शो कर रहा है। स्ट्रीम लाइन का मतलब है बहुत ही बराबर से, जिसमें कोई वेव नेचर नहीं है, वेव ही नहीं है। तो जब लेयर्स इस तरीके से डिफाइन हो जाती हैं पैरेलल लाइंस के थ्रू, तो एक लेयर अपने ऊपर वाली लेयर पे
फोर्स अप्लाई करती है आगे ना बढ़ने के लिए, मोशन को रोकने के लिए। उसी तरीके से इसके ये फर्स्ट लेयर है, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर। तो ये जो चारों लेयर्स हैं, हर नीचे वाली लेयर अपने ऊपर वाली लेयर पे फोर्स अप्लाई करेगी ताकि इसकी वेलोसिटी ये आगे की तरफ मूव ना करे, स्टिल रहे, ताकि इसका जो आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो है वो मेंटेन रहे। तो जो फोर्स अप्लाई करती है उसी को हम कहते हैं विस्कस फोर्स, या इसको श्यान बल हिंदी में कहते हैं, श्यान। दिस इज कॉल्ड श्यान बल, हिंदी श्यान बल। ओके, तो विस्कस फोर्स या श्यान बल कहते हैं। तो जब लेयर्स एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करती हैं तो इसको हम एक रेजिस्टिव फोर्स कहेंगे, यानी ये विरोध करता है किसका, लिक्विड की लेयर्स के मोशन का। इसलिए इसके बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है वो श्यान बल है, यानी विस्कस फोर्स है। और आइडियल फ्लूइड अगर होगा तो उसमें विस्कस फोर्स नहीं होना चाहिए, यानी जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस होना चाहिए। उनकी लेयर्स के बीच में आपस में किसी भी तरीके का रेजिस्टिव फोर्स नहीं होना चाहिए। तो ये है आइडियल फ्लूइड की कंडीशन, नॉन विस्कस एंड नॉन कंप्रेसिबल। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। फिर हम अभी चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। लेकिन अगर इस फ्लूइड टॉपिक में आपको कहीं से भी कोई कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डेफिनेटली पूछिए। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। आर्किमिडीज एक मैथमेटिशियन है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स का बहुत पुराना संबंध है आपस में, एक दूसरे को कभी छोड़ते नहीं है एक दूसरे का साथ। फिजिक्स और मैथ्स एक दूसरे से आपस में बंधे हुए हैं। जनरली कहा जाए तो फिजिक्स जो है वो मैथ्स पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आर्किमिडीज एक मैथमेटिशियन थे। आर्किमिडीज लॉ या आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम इसे कह सकते हैं। तो आर्किमिडीज ने ये कहा, जो मैं अभी आपको इसे ग्राफिक्स के थ्रू मैंने डिस्क्राइब करना है आपको। तो ग्राफिक्स अभी आपको बीच में मिलेगा, पहले ये समझ लेते हैं कि आर्किमिडीज लॉ ने क्या कहा, और उसको मैं ग्राफिक्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर अपने ड्रॉ पिक्चर ड्रॉ करके। तो यहाँ पर देखिए, आर्किमिडीज कहते हैं कि जब किसी लिक्विड में कोई भी सॉलिड बॉडी, ये लिक्विड है, दिस वन इज लिक्विड, ओके, इसमें कोई भी सॉलिड बॉडी अगर डाली जाएगी तो ये क्या होगा, इसमें कंडीशन क्या आएगी कि ये जो सॉलिड बॉडी है, दिस वन इज अ सॉलिड बॉडी, तो ये जो सॉलिड बॉडी है ये अपने वॉल्यूम के इक्विवेलेंट वाटर को रिप्लेस करके ही लिक्विड में एंटर करेगी। समझ रहे ना, जितना इस सॉलिड बॉडी का वॉल्यूम होगा, जो अभी मैंने बोट और नेल का कॉन्सेप्ट बताया था उसके बाद आपको देखिए एक ग्राफिक मैंने आपको दिखाया, वही ग्राफिक यहाँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर वर्क करता होता है। तो जो भी बॉडी का वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम के इक्विवेलेंट, वॉल्यूम कितना होगा, वी इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। ठीक है, एरिया हम ले लेते हैं, एरिया इनटू हाइट। ओके, दिस इज एरिया इनटू हाइट। अब वॉल्यूम जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप बॉडी का अलग अलग होता है। मैथ्स में ये पता ही है आपको कि आप अगर स्क्वायर का ले रहे हैं तो सॉरी दैट इज क्यूबाइड का ले रहे हैं तो क्यूबाइड का अलग होगा, क्यूब का वॉल्यूम अलग होगा। थ्री डायमेंशनल फिगर्स में जनरली हम वॉल्यूम लेंगे तो आपका क्यूबाइड का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम एंड स्फीयर का वॉल्यूम, ये सिलेंडर का वॉल्यूम, ये सारे वॉल्यूम्स दिए हुए हैं, फॉर्मूला है इनका, उनको आप लोग देखेंगे ज़रूर। यहाँ पर ये जो सॉलिड बॉडी है ये अपने वॉल्यूम के इक्विवेलेंट लिक्विड को रिप्लेस करेगी। तो वो जो वॉल्यूम के इक्विवेलेंट लिक्विड को रिप्लेस करेगी, वो वॉल्यूम, उस वॉल्यूम का जो वाटर होगा उसका अपना एक वेट होगा, यानी वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर, वेट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेट ऑफ वाटर या लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रिप्लेस्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ रिप्लेस्ड वाटर, वॉल्यूम मैं पूरा लिख देती हूँ, वी ऑफ रिप्लेस्ड वाटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रिप्लेस्ड वाटर मल्टीप्लाइड बाय
mass sorry multiplied by density of water मल्टीप्लाइड बाई जी, ये हो जाएगा वेट। कहाँ से आ गया ये इतना बड़ा सा फॉर्मूला? इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, डब्ल्यू एल इज इक्वल टू वी रो जी। ठीक है, कैसे आया? क्योंकि वेट इज इक्वल टू होता है मास इनटू जी। जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वेट इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर जो रिप्लेस लिक्विड है उसका वॉल्यूम v है, उस लिक्विड की डेंसिटी d है, तो यहाँ पर v डी जी आ जाएगा। अगर हम उस लिक्विड की डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो v रो जी आ जाएगा। इस तरीके से ये बनता है लिक्विड के, जो रिप्लेस लिक्विड है उसका वेट। तो जो रिप्लेस लिक्विड होगा वो ही अपने वेट के इक्विवेलेंट एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। वो क्या कहेगा वो सॉलिड बॉडी से, ये जो रिप्लेस्ड वाटर है जितना रिप्लेस हुआ, वो सॉलिड बॉडी से कहेगा मेरे ऊपर से हटो, मेरे प्लेस को मत लो, यही कहेगा ना। समझ रहे हैं आप बात? अगर कोई एक्सटर्नल आ जाए आपके पास पर्सन, एक आप अपनी क्लास में बैठे हुए हैं, आपकी सीट पे कोई दूसरा स्टूडेंट बैठ जाए, तो क्या कहते हो आप कि भाई मेरी सीट से हटो? तो कोई भी नहीं चाहता है कि मेरी जगह पे कोई और आए। तो लिक्विड को इसकी वजह से, सॉलिड बॉडी के वॉल्यूम की वजह से हटना पड़ा। तो वही रिप्लेस लिक्विड इस पर क्या लगाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा नॉर्मली, जिसको हम कहते हैं अप थ्रस्ट। क्या कहेंगे? अप थ्रस्ट। ठीक है, तो ये जो अपथ्रस्ट है ये ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और इस सॉलिड बॉडी को लिक्विड से हटाने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक है, अपथ्रस्ट क्या है? दैट द फोर्स अप्लाइड बाय द रिप्लेस लिक्विड ऑन द सॉलिड बॉडी। ठीक है, ये है अपथ्रस्ट। अब ये जो अपथ्रस्ट है ये ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। अपथ्रस्ट किस डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर की डायरेक्शन में। और बॉडी का वेट किस डायरेक्शन में लगता है? नीचे की डायरेक्शन में। तो आर्किमिडीज ने यही कहा, इनकी स्टेटमेंट में है कि दैट वेट ऑफ रिप्लेस्ड लिक्विड बाय द सॉलिड बॉडी that must be equal to that must be equal to the upthrust applied over the solid body, that is upthrust applied over the solid body। ठीक है, तो आई थिंक आपको अपथ्रस्ट भी क्लियर हो गया होगा, अप्लाइड ऑन सॉलिड बॉडी। और आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी क्लियर हो गया होगा। हो गया है कि नहीं हो गया है? बता दीजिए, अगर नहीं क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अब ये जो वेट ऑफ रिप्लेस लिक्विड है ये अपथ्रस्ट अप्लाइड ऑन द सॉलिड बॉडी होगा। जितना लिक्विड रिप्लेस हुआ होगा उसी का वेट के इक्विवेलेंट ही अपथ्रस्ट लगेगा। जितना नहीं रिप्लेस हुआ उसके इक्विवेलेंट नहीं लगेगा। यानी अगर बॉडी पार्शियली डिप है लिक्विड में, तो पार्शियल वाटर जो रिप्लेस हुआ वही फोर्स अप्लाई करेगा अपथ्रस्ट। अगर फुली डिप्ड है लिक्विड के अंदर सॉलिड बॉडी, तो वो उतना फोर्स अप्लाई करेगा, उतना लिक्विड जो है उसके इक्विवेलेंट जो वेट आएगा वो उस अपथ्रस्ट उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, उसके बराबर का हो जाएगा। यानी मैं आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी बताती हूँ कि यदि कोई बॉडी, सॉलिड बॉडी किसी लिक्विड में आंशिक या पूर्ण रूप से, यानी पार्शियली या फुली इमर्स की जाती है, डुबोई जाती है आंशिक या पूर्ण रूप से, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो रिप्लेस लिक्विड होता है, जो लिक्विड हटाया जाता है उस सॉलिड बॉडी के द्वारा, ऑब्वियसली सॉलिड बॉडी स्ट्रॉन्ग है, तो सॉलिड बॉडी के द्वारा जो लिक्विड हटाया जाएगा, अपथ्रस्ट उस बॉडी, सॉलिड बॉडी पे लगने वाला उत्प्लावन बल उस हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होता है। ठीक है, ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इसको आपको स्टेटमेंट फॉर्म में भी मैं बता दे रही हूँ और ग्राफिक इससे रिलेटेड आपको पहले मैंने बताया हुआ है। तो इसका स्टेटमेंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ पर। व्हेन अ सॉलिड बॉडी is partially
or fully immersed in a liquid, यहाँ मैं fluid यूज कर रही हूँ, then the upthrust applied over the solid body is equal to the weight of replaced liquid या replaced weight. Okay, this one is statement of Archimedes principle. Just note it down. Okay, I think it is clear to you. Okay, तो ये स्टेटमेंट है आर्किमिडीज का और इसको आप ठीक है। यहाँ पर 3 कंडीशंस होती हैं फ्लोटेशन की, वो तीनों ही कंडीशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो उसको अच्छे से समझ लीजिए। 9th और 11th दोनों क्लासेस के लिए सॉरी। तो कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन क्या है? कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन देयर आर 3 कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। मैं 1 2 3 करके बताऊंगी। एक कंडीशन है सिंक की, नंबर 1 कंडीशन है सिंक। ठीक है, सिंक बॉडी सिंक कब करेगी, फ्लोट कब करेगी, यही 3 कंडीशन का जो आपका केस है। फ्लोट कब करेगी और पार्शियली फ्लोट कब करेगी, पार्शियल फ्लोट। तो हम ये तीनों ही केस में अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिक्विड बनाया है, जैसे कि हम लोग हमेशा स्ट्रीमलाइन लिक्विड बनाते हैं। सिंक की कंडीशन, यहाँ पे बॉडी का वेट नीचे की डायरेक्शन में वर्क करता है हमेशा। जो भी बॉडी होगी वो जब सॉलिड बॉडी होगी वो जब भी लिक्विड में डाली जाएगी तो वेट हमेशा नीचे की डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक है, अपथ्रस्ट जैसा मैंने आपको अभी बताया, अपथ्रस्ट हमेशा ऊपर की तरफ वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन ये होगी कि सिंक बॉडी तभी करेगी जब नीचे की डायरेक्शन वाला फोर्स ज़्यादा हो और ऊपर की डायरेक्शन का फोर्स उससे कम हो। दैट मीन्स W शुड बी ग्रेटर देन U। डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर, वेट ज़्यादा है बॉडी का, सॉलिड बॉडी का, और उस पर लगने वाला अपथ्रस्ट कम है। जैसे नेक्स्ट केस फ्लोट की कंडीशन कब होगी? फ्लोट इस तरीके का होता है कि जो लिक्विड बॉडी है उसके ऊपर ही रहे सॉलिड बॉडी। ठीक है, सॉलिड बॉडी उसके ऊपर है, तो ऑब्वियसली बॉडी जो है उसका वेट नीचे और अपथ्रस्ट किस तरफ, ऊपर की तरफ। तो अगर अपथ्रस्ट ग्रेटर है वेट से, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि बॉडी फ्लोट करेगी, क्योंकि अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है, अपथ्रस्ट ज़्यादा, उत्प्लावन बल ज़्यादा है और वेट यानी भार कम है। तो ऊपर की तरफ का क्योंकि फोर्स ज़्यादा हो गया, अपथ्रस्ट क्या एक टाइप का फोर्स है, वेट भी फोर्स के इक्विवेलेंट होता है, तो वेट कम है और अपथ्रस्ट ज़्यादा है, इसलिए बॉडी फ्लोट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेकेंड केस है, जैसा कि हम बोट के केस में देखते हैं या कोई भी हल्की प्लास्टिक बॉल जो होती है वो पानी के ऊपर चल रही होती है, तो वो फ्लोटिंग कंडीशन है। ऑब्वियसली बॉल चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर प्लास्टिक की है तो क्या होगा, उसका वेट कम है, नीचे की साइड का वेट कम हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स सप्लाई होता है, उसको हम वेट कहते हैं। तो नीचे की तरफ का वेट कम है और जबकि जो बॉल है उसके थ्रू रिप्लेस वाटर ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाटर रिप्लेस अगर होगा तो वो उत्प्लावन बल यानी अपथ्रस्ट ज़्यादा लगाएगा, क्योंकि उसका वेट बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा वॉल्यूम, वी रो जी फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला था यू का? वी यू इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज वी रो जी, दैट इज वी वी रो जी। तो वॉल्यूम के इक्विवेलेंट इसका क्या होगा, वॉल्यूम जितना ज़्यादा उसका अपथ्रस्ट उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा।
इसलिए ये कंडीशन फ्लोट की है। पार्शियली फ्लोट कुछ इस तरीके का होता है कि ये लिक्विड है और इसमें जब हम बॉडी को डालेंगे तो उसका कुछ हिस्सा नीचे की साइड में रहे, कुछ हिस्सा ऊपर की। ये बॉडी नीचे खिंच जाएगी, यहाँ आ जाएगी, अंदर डूब जाएगी पानी के अंदर, जबकि ये इस तरीके से तैरेगी, कुछ हिस्सा ऊपर पानी के ऊपर और कुछ हिस्सा पानी के अंदर। ये पार्शियल फ्लोट की कंडीशन होती है। ये तब अप्लाई होती है जब U इज इक्वल टू W हो जाता है, यानी ऊपर की साइड लगने वाला फोर्स और नीचे की तरफ लगने वाला वेट, अब थ्रस्ट और वेट दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो नेट फोर्स जो होगा, फोर्स नेट जो अप्लाई होगा इसमें, दैट विल बी जीरो। ठीक है, एफ नेट कितना हो जाएगा, दैट विल बी जीरो। अगर ये एफ नेट जीरो हो गया तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, एफ नेट जीरो होने का, आपने बैलेंसिंग की कंडीशन पढ़ी होगी 11th क्लास के बच्चे। एफ नेट जब जीरो हो जाता है तो उस कंडीशन में जो बॉडी होती है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है, ये इसी तरीके से पानी में फ्लोट करती जाएगी। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है फ्लोटेशन की। आई थिंक ये तीनों कंडीशन आपको क्लियर हो गई होंगी, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही वर्क करती हैं। नेक्स्ट, अब जो मेरे टॉपिक्स थे उसमें जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो है पैस्कल लॉ। जो पैस्कल लॉ है ये क्लास 11th के लिए है। किसके लिए है, क्लास 11th के लिए ओनली। तो क्योंकि मैं ये जो टॉपिक बता रही हूँ ये 9th के लिए भी है, 10th के बच्चों के लिए भी है, 11th के बच्चों के लिए भी है, तो मैं नहीं चाहती कि 9th और 10th के बच्चे ये पढ़ के कंफ्यूज हों। पैस्कल लॉ एक प्रॉपर लॉ है जो कि 11th क्लास के सिलेबस में दिया हुआ है और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक। तो इसीलिए अभी ये लॉ मैं इस क्लास में कवर नहीं करूँगी। इस लॉ के बारे में जानने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा, क्लास 11th के बच्चे, नॉट फॉर 9th एंड 10th। तो क्लास 11th के बच्चे आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, वहाँ पर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा कि पैस्कल लॉ क्या है। और ये मैं आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ कि ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ये एक आपका यूनिट है, उस यूनिट के अंडर में है ये टॉपिक। ठीक है, तो वो यूनिट हम कवर करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इस लॉ के बारे में। सो थैंक यू फॉर नाउ, और कीप वॉचिंग, कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग।